ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और ट्वेल्थ के बाद बहुत लोग सोशल साइंस में ग्रेजुएशन करता है, बहुत लोग लैंग्वेज को चूज़ करता है, बहुत लोग मेडिकल क्षेत्र में जाता है, बहुत लोग आईआईटी के क्षेत्र में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और ट्वेल्थ के बाद इन्फॉर्मेशन नहीं होता उतना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद अगर कोई लैंग्वेज में बीए करना चाह रहा है, खासकर जेएनयू से, तो उनके पास क्या ऑप्शन है और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए उनको, क्या स्कोप है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से लैंग्वेज में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए जर्मन में या फ्रेंच में, तो आपको 3 साल के बाद स्कोप क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग एसएल जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है उसके अंदर अलग अलग क्लस्टर हैं और अलग अलग आपके लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले दिव्यस को से समझने की कोशिश करेंगे कि एसएल जो है स्कूल ऑफ लैंग्वेज है उसके बारे में बताइए और कितने कोर्स हैं उसके अंदर और कितने क्लस्टर है। उसके बाद हम लोग अलग अलग सेंटर के यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ से आप लैंग्वेज में कोर्स कर रहे हैं 3 साल, तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई यहाँ पर आना चाह रहा है तो इस पर भी बात किया जाएगा कि उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए ट्वेल्थ के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले दिव्यस आप अपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा एसएल के बारे में बताइए आप। तो मेरा नाम देवेश राज है। मैं यहाँ पे सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज़ से बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और फ़िलहाल हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली है। और क्योंकि अभी तक जो एनईपी लागू नहीं हुआ था एसएल में, तो हमारा एक इंटीग्रेटेड कोर्स है ये जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और ये क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स होने के साथ हमारा मास्टर्स इंटीग्रेटेड है, तो इसके बाद से फिर हमारा मास्टर्स है इसके बाद से 2 साल का। तो जहाँ तक बात सर आपने की क्लस्टर वाइज की, तो पहले 2020 तक 2019 तक स्पेशली जेएनयू ई होता था। जेएनयू ई एक्चुअली में 2021 तक होता था। 2019 तक क्लस्टर वाइज एग्जाम होते थे। 3 क्लस्टर में पूरे 10 जो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज हैं उसको बांटा हुआ था। पहले जो क्लस्टर 1 था उसमें यूरोपियन लैंग्वेजेस जो थे, 4 यूरोपियन लैंग्वेज जो हैं अभी भी जो एसएल में है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन, ये क्लस्टर 1 में आते थे। क्लस्टर 2 में जो ईस्ट एशियन स्टडी जो नेशंस है उसके लैंग्वेज चाइनीज़, कोरियन और जापानीज आते हैं। और जो थर्ड क्लस्टर आता था उसमें पर्शियन, पश्तो और अरेबिक आ जाते थे। तो ये जो सिस्टम होता था इसमें मतलब जो क्लस्टर वाइज एग्जाम भी लिए जाते थे, जैसे 3 अलग अलग एग्जाम होते थे और क्लस्टर वाइज आपको एग्जाम देने होते थे। जब जेएनयू ई होता था, जेएनयू ई भी कंटिन्यू किया, मतलब 2019 तक ये चीज़ चला कि क्लस्टर वाइज एग्जाम लेंगे। उसके बाद से फिर 2020 और 2021 में जेएनयू ई के थ्रू ही एंट्रेंस हुई, लेकिन वो सारे कंबाइंड एमसीक्यूज टाइप में आ गए। वहाँ पे क्लस्टर वाइज जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं कंबाइन करके एक एग्जाम सिंगल एग्जाम बना दिया। तो ये क्लस्टर वाइज अभी बताइए कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अभी 25 में आपको भी पता कि अभी यूजी जो यूजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, आप किस सेंटर से वो पहले बता दीजिए, ठीक है। और अगर उस सेंटर में अगर कोई एसएल में यहाँ से लैंग्वेज में अगर कोई कोर्स करना चाह रहा है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली 2022 से जो चल रहा है वो सीयूईटी यूजी है। और सीयूईटी यूजी में जेएनयू के लिए 2 जो सब्जेक्ट हैं वो मायने रखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2 सब्जेक्ट हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। जनरल टेस्ट बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और थोड़े बहुत बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, और इंग्लिश मोस्टली जो 10th लेवल के ग्रामर होते हैं, कंप्रीहेंशन और लाइक जो बेसिक जो 10th तक के इंग्लिश है उसके साथ वो इंग्लिश का ये होता है। सेम चीज़ 2022 से अभी तक कंटिन्यू होते आ रही है। मैं तो फ़िलहाल अभी जर्मन का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई अभी ये नहीं है कि आपको किसी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है। एक ही एग्जाम पैटर्न है, आपके जैसे हिसाब से मेरिट आता है, जिस हिसाब से कट ऑफ होता है, आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं चूज़ करने के। प्रेफरेंस होते हैं वो एक्चुअली में आपको प्रेफरेंस 1 2 3 करके चूज़ करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पे, और वो जिस हिसाब से जो आपका कट ऑफ अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप उस हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और उसी हिसाब से जब आपका कट ऑफ आता है तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कोर्सेज मिलते हैं, उसी हिसाब से कोर्सेज ये होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब फर्स्ट लिस्ट में किसी का सेकंड जो प्रेफरेंस है वो हो जाता है, तो फिर आगे जो लिस्ट आती है थर्ड फोर्थ जो लिस्ट आती है वो अपडेट हो जाता है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो मनीष, आपसे जानते हैं कि जैसे आप जर्मन में हैं और आपका भी कंप्लीट होने वाला है, तो आप अपना सबसे पहले कि सेंटर जो आपने 3 साल कंप्लीट किया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, पहले उसके बारे में बताइए कि आपने यहाँ कैंपस में या सेंटर में जहाँ आपने इनरोल हुआ था आपको क्या क्या सीखने को मिला, और आपके लैंग्वेज में क्या स्कोप है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो बेसिकली मैं जर्मन सेंटर से हूँ, और जर्मन सेंटर में मतलब वैसे बैचलर्स का कोर्स 3 साल का है, तो फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक जर्मन सिखाई जाती है, मतलब ग्रामर और ये सब।
फिर सेकंड ईयर से ग्रामर के साथ साथ आपका ये शुरू हो जाता है कि आप शॉर्ट स्टोरीज़ और लिटरेचर शुरू हो जाता है, और थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर में आके आप नॉवेल्स वगैरह और लॉन्ग स्टोरीज, जर्मन नॉवेल्स ये आप पढ़ने लग जाते हैं, और उसमें आपके साथ लिंग्विस्टिक्स और ट्रांसलेशन ये सब भी सिखाने आपको शुरू कर दिया जाता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन एंड लिंग्विस्टिक्स ये सब। और सेंटर भी मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं, प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सेंटर में एक लिटरेरी क्लब भी है जिसमें काफ़ी सारे मतलब नॉवेल्स और बुक्स का डिस्कशन होता है, शॉर्ट स्टोरीज़ का डिस्कशन होता है बाई वीकली। सो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। JNU में काफ़ी सीखने को मिला है, सेंटर में भी काफ़ी सीखने को मिला है। और प्रिपरेशन भी, जैसे आपने पूछा, प्रिपरेशन में ज़्यादा मतलब बहुत ही सिंपल, ज़्यादा उसमें वो एफर्ट लगने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि बेसिक इंग्लिश, जैसे देवेश ने बताया कि काफ़ी बेसिक इंग्लिश आती है 10th लेवल की, उसमें कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर और जनरल टेस्ट भी काफ़ी सिंपल है। 10th तक का मैथ्स और रीजनिंग वगैरह आते हैं, तो यही है प्रिपरेशन का। अब दिव्यांशु, आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप भी जर्मनी में हैं, आप उस पार्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे उन्होंने क्लास का जो एक्सपीरियंस रहा उसको तो बता दिया आपने, आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि मान लीजिए कि जर्मनी में यहाँ पे कोई कोर्स कर रहा है लैंग्वेज में, और जैसे आप जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में इंडिया में लगभग जितने सेक्टर हैं आपका, वो सोशल साइंस का हो या IT सेक्टर हो या इंजीनियरिंग हो, सब जगह जॉब क्राइसिस काफ़ी है। तो हम 12th के बाद जब भी कोई कोर्स हम करते हैं, कोई भी कोर्स सोशल साइंस का हो या लैंग्वेज जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक ज़रूर आता है कि हम 3 साल अगर कर रहे हैं लैंग्वेज, तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बाद हमारा जो 3 साल हम अगर मेहनत करें तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। अगर जर्मनी में कोई नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब JNU में जो भी लोग आते हैं, सबसे पहले अगर वो फॉरेन लैंग्वेज के लिए अगर आते हैं तो उन लोगों का सबसे क्लियर माइंडसेट ऐसा होता है कि वो लोग जॉब के लिए ही मोस्टली लोग BA में आते हैं। जैसे कि लोग जानते हैं कि 3 साल अगर अच्छे से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एक जॉब मिल जाएगा जिसमें कि 7-8 लाख तक का पैकेज हमको लग जाएगा। तो लोगों का माइंडसेट नहीं होता। जैसे कि मैं भी SL में हूँ, BA में हूँ, तो यहाँ पे BA में मैक्सिमम जो कि यूरोपियन लैंग्वेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, स्पेनिश हुआ, रशियन हुआ, इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं यूरोपियन लैंग्वेज में, तो उसमें से मोस्ट स्टूडेंट्स का ये होता है, जर्मन मतलब लैंग्वेज करने का एक रीज़न ये होता है कि वो लोग एक बैकअप प्लान की तरह देखते हैं लैंग्वेज को। सबसे मतलब ऑनेस्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ एक चीज़, कि वो लोग एक बैकअप प्लान की तरह इस लैंग्वेज के कोर्स को देखते हैं। क्योंकि उन लोगों का मानिए अगर होता है किसी को सिविल में जाना है, किसी को कुछ और करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो वो लोग ये सोचते हैं कि पहले सिविल तो सबको जानते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ मतलब वो गैम्बलिंग है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आप कहीं के भी नहीं, अनसर्टेनिटी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो लोग इसको इस चीज़ से मतलब एक तरह बैकअप प्लान रखते हैं लैंग्वेज को, कि चलिए भाई 3 साल हम यहाँ दे देंगे अपना, तो कम से कम मेरे पास एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा कि मैं महीने का 50,000 60,000 अर्न करने लगूंगा। मतलब मैं जो बात समझ पा रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कीजिएगा, आपका कहना है कि जो भी लैंग्वेज में जनरली आते हैं उस सेकंड उनका चॉइस होता है लाइफ में कि हाँ उनको करना है। नहीं, सब किसी का नहीं मैं बोलूँगा, अधिकतर, लेकिन हाँ मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं बहुत लोगों से ऐसा मिला हूँ जिनका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस लैंग्वेज नहीं होता है। वो लोग एज अ बस इसको अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आते हैं। हाँ, लेकिन 10 to 15-20% लोग ऐसे होते हैं जो कि लैंग्वेज में अच्छा करना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो भी एक हद तक ठीक है। जैसे कि 12th के बाद मानिए सबका इंटरेस्ट तो नहीं होता है ना कि कोई मेडिकल में जाए, हाँ संख्या बहुत कम है। अब 12th के बाद सब किसी का ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब वो कोई मेडिकल में ही जा रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई आपको मतलब, तो ठीक है ये भी एक थोड़ा सा यूनिक तरीका है, लोग अच्छा इससे कर भी रहे हैं, अच्छा हो भी रहा है इससे, तो बेसिकली वो होता है। और हाँ मतलब यूरोपियन लैंग्वेज में मैं बेसिकली यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरा भी जर्मन है। तो यूरोपियन लैंग्वेज में ये फ़ायदा है कि अगर आप कर रहे हैं 3 साल अच्छे से, अगर आप ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं और आपका लैंग्वेज पे ठीक ठाक अच्छा कमांड अगर हो जा रहा है, तो मोस्टली आप कॉर्पोरेट्स में बेसिकली MNC जो भी अमेजन हुआ, ये सब फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं कि मतलब सिलेक्शन हो जाता है आपका, आराम से नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद से थोड़ा बहुत कुछ मतलब आपका मतलब नॉर्मल प्रोसेस से उसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और आपको 50-60,000 70,000 तक का मंथली आपको सैलरी उसमें मिल जाती है। हाँ, हाईएस्ट पैकेज कितना गया? हाईएस्ट पैकेज जर्मन सेंटर से इस बार मैं सुन रहा हूँ, मतलब इस साल, मतलब मैं कंफर्म नहीं इस चीज़ के, लेकिन मैंने सुना है कि MA फर्स्ट से किसी का इस बार 14 लाख का पैकेज गया। MA फर्स्ट ईयर? हाँ, एक्सेंचर ले गई है उसको जर्मन सेंटर से। और बाकी अगर पैकेज के हिसाब से देखना है तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, थोड़ी सी तो मतलब डिफिकल्टीज़ होगी, लेकिन पैकेज के हिसाब से सबसे बढ़िया जापानीज़ है, चाइनीज़ है। जापानीज़ सबसे ज़्यादा, क्योंकि जापानीज़ का इस साल लगभग मेरे बैच के लोगों से मतलब BA थर्ड ईयर से केवल 8 लोगों का 14 लाख के पैकेज पे एक्सेंचर ले गई है उन लोगों को। तो आप कहना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज में जो जापानी है वहाँ सबसे ज़्यादा स्कोप है, पैसा सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा है जापानीज़, अगर आप 3 साल अच्छे से डेडिकेटेडली दे देते हैं, डेडिकेट होकर के दे दे रहे हैं 3 साल अच्छे से, तो पैसा अच्छा है, मतलब 14-15 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ भी जैसे आपने जर्मनी का भी बताया कि इसमें भी अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं कोर्स, अगर कमांड आपका अच्छा है तो 50-60,000 आप 50-60,000 आप इजीली आप मतलब MNCs में आप ले सकते हैं। आप बेसिकली बेरोजगार नहीं रहिए, बेरोजगार नहीं रहेंगे, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं जो PhD करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि 50-60,000 मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो ये बात है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे जो मतलब पहली चीज़ तो ये कि जो आज जो हम देख रहे हैं जो लैंग्वेज के लिए, तो आज CUET के बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई।
पहले JNU जब होता था तो लोग लैंग्वेज स्पेसिफिक होकर लैंग्वेज के कोर्सेज में इन्वॉल्व होते थे। आज CVT के बाद से लोग एक रैंडम चॉइसेस के तौर पे CVT एज ए बैकअप ऑप्शन भरते हैं, उसके बाद से ये लैंग्वेज के कोर्सेज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, जैसे दिव्यांशु ने बोला कि 14% लोग ही 14-15% लोग ही मतलब पैशनेट होकर लैंग्वेज के तरफ आ रहे हैं, वो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जो बाकी जो कोर्सेज हैं, जैसे IITs हो गई, इंजीनियरिंग हो गई या फिर मेडिकल के कोर्सेज हो गए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका IIT या एम्स नहीं हुआ तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो BA कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को अगर हम हटा दें तो BA करने के बाद से कोई भी जो स्ट्रीम है, लैंग्वेज जो कोई भी सब्जेक्ट है BA के अंदर जो आता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर जो आता है, वो आपको कोई जॉब नहीं देता। लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर में आते हुए लैंग्वेज आपको एक बैकअप प्रोवाइड करता है, एक मतलब MNCs वगैरह या फिर जो भी कॉर्पोरेट में जाने का एक प्रोवाइड करता है। मतलब बेसिकली एक लाइवलीहुड का कोई इशू नहीं होगा, 50-60 हज़ार कोई इशू नहीं होगा। इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि वो इकोनॉमिक्स जो होता है, BA के अंदर इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स के बहुत हाई पैकेज आते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स से नहीं और BA करना चाहते हैं तो मार्केट ओरिएंटेड कोर्स है और काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है आपका। आप एकदम सही बोल रहे हैं कि जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो अलग अदर कोर्सेज देखा जाए, पॉलिटिकल साइंस देखा जाए, सोशोलॉजी देखा जाए या साइकोलॉजी देखा जाए, तो उससे बढ़िया पैकेज अगर देखा जाए SL जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, अगर आप अच्छे से कमांड कर ले रहे हैं जिस लैंग्वेज में, तो वहाँ पर एक आपके पास बैकअप हो जाता है कि फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं है। 50,000 60,000 जैसे दिव्यांशु ने बताया कि आपको आराम से मिल सकता है। तो ठीक, अजय, अब आपका एक्सपीरियंस जानते हैं, आप कोरियन से हैं, तो वही बात जो दिव्यांशु और दिवेश ने बताया कि सबसे पहले बताइए कि कोरियन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लास का 3 साल का, उसके बारे में बताइए। और दूसरा कि ये स्कोप क्या है जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी का, कि आप अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले तो स्कोप के बारे में, पहले एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो सेंटर में सबसे मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं, तो मतलब मैंने जो ये देखा कि और जितने बाकी सेंटर्स हैं उनसे डिफरेंस ये ही, सब लोग सीनियर वगैरह यहाँ पे आते हैं कोरियन सेंटर में, सब मिलने आते हैं हम लोग से। हम भी गए थे जैसे अपने जूनियर से मिलने और उनसे इंटरेक्शन बनाने के लिए, फिर मिल के उसके बाद उनको मतलब सबसे इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं जैसा है, फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब चलता है। फिर मतलब सोशल इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है। हाँ, मतलब ताकि सब लोग एक दूसरे को जान जाए, ऐसा है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसे प्रोफेसर्स बहुत काफ़ी हेल्पफुल है, कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स वो बताते हैं आपके डाउट्स से रिलेटेड। हाँ, सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आपकी हेल्प वगैरह कर लेते हैं। जब आप लोग आते हैं यहाँ पे, आपको पूछना होता है कि मतलब क्या स्कोप है ये सब, तो वो सब इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उसी में बताइए थोड़ा सा कि अगर कोरियन में मान लीजिए अगर आप 3 साल यहाँ लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो उसके बाद पैकेज कैसा है, नहीं है, क्या आप लोग तो अब डिस्कशन करते होंगे, 3rd ईयर में हैं, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। पैकेज का एज इट मतलब वैसा नहीं है कि बिल्कुल आपको वही लग जाए, जैसा आपका लैंग्वेज कमांड होगा तो उस हिसाब से आपको लगेगा। जैसे टॉपिक है हमारा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कोरियन में, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। जैसे आजकल जितनी भी कंपनीज़ हैं वो मिनिमम लेवल 4 मांगती है, तो जिसका टॉपिक 4 हुआ तो उस हिसाब से उसको पैकेज दिया जाएगा। तो जिसका 3 हुआ उसको कम थोड़ा मिलेगा, जिसका 6 हुआ उसका काफ़ी अच्छा है। और स्कोप ये है कि स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी है कोरियन में। सेंटर से हमारे पॉस्को है, जिसमें स्टूडेंट्स को पैसा मिलता है कोरिया से। और तो मतलब आप बता रहे हैं कि आपके सेंटर में क्या है कि स्कॉलरशिप मिलता है, बाहर जाने का भी अपॉर्चुनिटी, मतलब बाहर जाने का भी स्कॉलरशिप है। वो आप अप्लाई कर सकते हैं, BA 3rd ईयर में भी कर सकते हैं आप। और मोस्टली तो MA फर्स्ट से स्टार्ट होता है स्कॉलरशिप। GKS हो गया, GKS तो हर कोई कर सकता है, पर JNU और ये सब बाकी इंस्टीट्यूशन से उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। एक मनीष इसी से जुड़ा हुआ जो आप बता रहे हैं, आपको भी शायद स्कॉलरशिप मिला था कोई आपके सेंटर से जो आप बाहर गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा मतलब क्या होता है। तो जर्मन सेंटर में आपको मतलब 2nd ईयर में और BA 2nd ईयर और मास्टर्स 1st ईयर में एक समर स्कूल के तहत आपको जर्मनी जाने का चांस मिलता है। तो उसमें बेसिकली आपका पहले एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, जिसमें जैसे यूरोपियन लैंग्वेज होती है उनमें 6 लेवल होता है, मतलब A1 A2 बेसिक होता है, फिर B1 B2 इंटरमीडिएट और C1 C2 एडवांस लेवल होता है। तो उसमें आपका एटलीस्ट B1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपका टेस्ट होता है, JNU में ही वो कंडक्ट करवाया जाता है। फिर वहाँ पे अगर आपका वो लेवल क्लियर होता है, उसके बाद आपका आगे एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, आपके ग्रेड्स के कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली JNU में मोस्टली 5 या 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है टोटल मिला के, BA और MA से। तो जब बैच था उसमें 2 लोग बैचलर से गए थे,
तो उसमें आपका वहाँ जर्मनी जाके आपका मतलब समर स्कूल होता है, वहाँ आपको बहुत कुछ जर्मनी के बारे में मतलब आपका लैंग्वेज भी नेटिव्स के साथ आप बात करते हैं तो आपका लैंग्वेज और ज़्यादा अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है काफ़ी। हाँ भाई, आपके वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है वहाँ कैसे, और वहाँ जाके आपको एक मतलब मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लैंग्वेज और अच्छे से करें, और उसके बाद आपको ये भी मिलता है कि आगे आप क्या कर सकते हो। हाँ भाई, एक अब हम लोग बाइंड अप करते हैं इस डिस्कशन को, और डिस्कशन को बाइंड अप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग वहीं कि अगर मान लीजिए कि जो कोई भी एसएल में अगर मान लीजिए कोई 12th किया है और हम लोग इस वीडियो को देख रहा है, इस डिस्कशन को देख रहा है, तो आप सभी का मतलब दिवेश से स्टार्ट करते हैं कि किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किन बिंदुओं पर सोच लेना चाहिए। एक दो बिंदु जो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रहा है। तो बेसिकली अगर आप ये करना चाहते हैं, लैंग्वेज करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं तो इस फील्ड में आना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रैंडम तौर पे आप आ सकते हैं यहाँ पे, जेनो से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और आप अपना साइड हसल जो आपका एसएससी यूपीएससी जो भी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मतलब मेरा मानना है कि अगर आप आ रहे हैं तो इस जो फैसिलिटीज़ आपको जो मिल रही हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। तो ये है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज में अच्छा करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी है, जैसे मनीष ने बताया कि स्कॉलरशिप पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जर्मनी में आगे, जैसे जो मास्टर्स है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज है वो फ्री पब्लिक एजुकेशन वहाँ पे है, तो आप आगे जाके वहाँ से फ्री एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली जहाँ तक बात सीवीटी की है, तो मेरा मानना है कि आप जो बेसिक लेवल पे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, और वहाँ से आप कर सकते हो। और जो चीज़ आपको अलग बनाएगी लोगों से वो मॉक टेस्ट होंगे कि कितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के सेट कितने ज़्यादा लगा रहे हैं, कितने टाइम में आप लगा रहे हैं, वो चीज़ आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ के कीजिएगा तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा रादर देन कि आप कितने ज़्यादा पढ़ाई किए हैं या फिर वो सारी चीज़। आपका क्या सजेशन रहेगा अगर मान लीजिए कोई एसएल चूज करना था तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एक दो पॉइंट बता सकते हैं आप इस पर? चूज़ करना वही है, मेरा भी मानना यही है कि जो यहाँ पे लैंग्वेज को सोच के आ रहा है, हाँ। अगर यहाँ पे लैंग्वेज ही सोचे यहाँ पे आने के बाद भी तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके। और ये है कि ऐसे बच्चे करते हैं कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो मतलब वो चाहते हैं कि हम लैंग्वेज पढ़ें, पर यहाँ पे माहौल ऐसा बन जाता है ना, ऐसे लोग मतलब जो कुछ और करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम भी वही करें। आप जैसे लाइब्रेरी जाएंगे, देखिए ना, आप लाइब्रेरी जाएंगे तो वहाँ पे आपको 90% सब लोग यही मिलेंगे कि हर किसी के लैपटॉप में वही चल रहा होगा, मॉक्स चल रहे हैं, PYQs चल रहे हैं, सब वही कर रहे होंगे। तो आपको भी मन करेगा कि मैं भी अब यही करता हूँ, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, ग्रुप प्रेशर आ जाता है आपके पास। तो मैं कहूँगा कि अगर इसमें आप ना पढ़ें तो अच्छा है। और बाकी मटेरियल तो बहुत है, पर यह है कि मटेरियल बहुत होने से कुछ नहीं होता, आप एक चीज़ लेके चले, आप उसी को ही रिपीट करें तो बढ़िया है। ओके, दिव्यांशु आपका क्या टिप है इस पर? देखिए, मेरा सबसे मेन मतलब यही सोच रहता है कि सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन पे मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप 12th बाद जब भी आ रहे हैं तो आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आप किस लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हैं। जैसे कि कोरियन आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, BTS का ट्रेंड है, या फिर बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो बहुत लोग कोरियन ले लेते हैं। वो एक के ड्रामा क्या है, आप बताइए, K-pop बैंड, सॉरी, तो उसका ट्रेंड है। या फिर बहुत लोग ऐसे जापानीज अच्छा लगता है कि भाई जापानीज काफ़ी अच्छा है, तो लोग ले लेते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि JNU में अगर आप आइएगा देखिएगा तो कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे जापानीज हुआ या फिर जर्मन, यूरोपियन में स्पेशली जर्मन, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप मानिए ले लिए, आप शौक में ले लिए भाई मैं जापानीज पढ़ूंगा, लेकिन इतना टफ लैंग्वेज है, मतलब टफ में बहुत टफ भी नहीं है, जिसको पढ़ना है वो इजीली कर सकता है ये चीज़, ठीक है। चाइनीज़ हुआ, तो आप शौक से लैंग्वेज का सिलेक्शन कभी मत करें। आप लैंग्वेज सिलेक्शन तभी करें जब आपको उसमें वाकई पढ़ना है, उसमें आपको इंटरेस्ट हो, वरना आप करेंगे तो फिर ये 1 साल पढ़ेंगे, दूसरे साल आप निकल जाएंगे यहाँ से, आपसे होगा नहीं, आप मतलब ओवरलोड हो जाएंगे, आपसे नहीं किया जाएगा। इसलिए लैंग्वेज सिलेक्शन पर सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान दें। 12th बाद आप लोग आ रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार करके आएँ कि आपको कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, ये देखें आप खुद में, फिर लैंग्वेज डिसाइड करें। और कोशिश कीजिए आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए कोई अगर जर्मनी चूज कर रहा है, रेडिट बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। रेडिट से आप मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप यूज़ करें, पर्टिकुलरली मैं जर्मन में हूँ तो जर्मन की मैं बात करता हूँ, आप रेडिट एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज वगैरह को सीखने का या फिर नेटिव के साथ इंटरेक्ट करने का। वहाँ से जो आपका लैंग्वेज इंप्रूव होता है वो एक मतलब आपको एक किक देता है, आपको पुश देता है आप अपने फील्ड में अच्छा करने का, एक मोटिवेशन भी होता है, और एक लिटरली जो लैंग्वेज इम्प्रोवाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एक चीज़ आप बता दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है JNU कंटेक्स्ट में, आपकी फ़ी कितना होता है अलग अलग सेंटर का, फ़ी का मतलब क्या स्ट्रक्चर है कि एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली, और दूसरा हॉस्टल का मतलब हॉस्टल सबको मिल जाता है? सो बेसिकली एसएल में अगर आप आते हैं तो एसएल का, और मुझे लगता है आई थिंक पूरे JNU का जो मानसून सेमेस्टर होता है उसकी फ़ीस 280 के अराउंड होती है, 280 रुपये की आती है, और जो विंटर सेमेस्टर होता है वो 109-110 रुपये का ये होता है।
जो जहाँ तक बात हॉस्टल की है, तो मास्टर्स में आजकल तो आते आते हॉस्टल्स में जा रहे हैं, लेकिन बैचलर्स में आपको अगर आप बॉयज़ है स्पेशली, तो मुझे लगा बराक हॉस्टल जो है नया पे खुलने वाला है, तो थोड़ी जो हसल है हॉस्टल्स को लेके कि हॉस्टल मिल नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें कम होंगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी मिलती हैं तो शुरुआत में आपको 2-3 महीने 3-4-5 महीने तक आपको डॉर्म वगैरह में रहने को पड़ सकता है, और उसके बाद से आपको हॉस्टल्स इजीली मिल जाएंगे। हॉस्टल्स वगैरह में भी कुछ खास फीस नहीं है, आपको शुरुआत में 5-6 हज़ार का एक बॉन्ड सिक्योरिटी मनी होती है, और उसके अलावा आपकी जो मेस की जो 3,000-3,500 तक जो मेस। तो हॉस्टल बेसिकली क्या है कि फ्री अगर देखा जाए ओवरऑल जो बता रहे हैं दिवेश कि ओवरऑल देखा जाए तो 700-800 में आपका लैंग्वेज का कोर्स हो जाएगा अगर देखा जाए 3 साल में, तो 700-800 बहुत है, हज़ार मान के चलिए मतलब। और दूसरा कि हॉस्टल भी आपको 3-4 महीने में लगभग सबको मिल जाता है। तो ये मेरे हिसाब से जेएनयू कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं इकोनॉमिकली खासकर, और जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है। और खासकर आप देखिएगा डीयू के जो कॉलेजेस होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, कुछ कॉलेजेस दिवेश आपका काफ़ी पैसा लेते हैं, उनके पास तो चार्ज नहीं दे पाते हैं, 15,000-20,000 लगता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप जेएनयू को कंसीडर कर सकते हैं। तो दिवेश आप कंक्लूडिंग रिमार्क आप दीजिए, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, आपका कुछ लास्ट में सजेशन अगर कुछ हो तो बता दीजिए। नहीं, सजेशन मेरा यही रहेगा कि जैसे कि आपको लैंग्वेज, जैसे कि आप अगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आ रहे हैं, अगर आप मतलब इकोनॉमिकली बहुत ही वीक सेक्शन से आ रहे हैं, तो जेएनयू आपके लिए एक बहुत ही बेटर मतलब ये प्लेस है आपके लिए यहाँ आने के लिए। और मतलब यहाँ देखेंगे तो रहने वहने का खर्चा, मतलब अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ आपको, तो पर मंथ आपका मेस का बिल आता है 3,500 से 4,000 तक आएगा, वैरी करेगा। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में है तो 3,000 के भीतर ही आता है वो, और बॉयज़ हॉस्टल में तो 3,500 से 4,000 के बीच में आएगा। और उसके अलावा फिर आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो भी आपको लग सकता है महीने में, 1,000-2,000 एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं वो, तो वो आपका पर मंथ का एक्सपेंस आएगा। और बाकी तो देवेश बता ही दिया हॉस्टल का चार्जेस। और हाँ, अगर आप जैसे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं या फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो आपको यहाँ एमसीएम भी मिलता है जेएनयू में, जैसे कि पर मंथ 2,000 मिलता है वो। लेकिन सबको मिलता है ना एमसीएम नहीं, एमसीएम के लिए बेसिकली होना क्या चाहिए कि इनकम सर्टिफिकेट जो आप मतलब आपके पास है, तो वो आपका 2.5 लाख से कम का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके मतलब फैमिली का एनुअल इनकम का सोर्स अगर आपका 2.5 लाख ही है, उससे कम है, तो आपको मिलेगा एमसीएम। और लेकिन हाँ, एक दिक्कत यहाँ है जो कि सच्चाई है कि एमसीएम टाइम पे मिलता नहीं है। तो एमसीएम जैसे कि 2,000 है, तो आप उसके भरोसे नहीं आ सकते हैं जेएनयू में कि 2,000 मेरे टाइम पे हर महीने की 1 तारीख को 2,000 आ जाएगा और उसके अलावा मैं अपना देख लूँगा, तो वैसा नहीं होता है। एमसीएम में मतलब हर सेमेस्टर वाइज आता है, जैसे कि 6 महीने का सेमेस्टर हुआ तो 6 महीने 5 महीने का एक ही बार वो एमसीएम आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली सही है, सस्ता जगह है, आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। 6 महीने पे एक बार दे सकते हैं। हाँ, मेस बिल भी जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको कोई फोर्स करेगा देने के लिए, आप वो भी आप जब सेमेस्टर का सेशन शुरू होता है तो आप उस टाइम मेस बिल एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। और हाँ, आप मतलब अगर आप, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, आप एज अ बैकअप प्लान भी जेएनयू को रख सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग आते हैं, मतलब जैसे कि अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना कि 12th के बाद हम डायरेक्ट चले जाएं, प्रिपरेशन करें कोटा में जा करके, और उसके अलावा फिर अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए और तब अपना साइड से जो भी प्रिपरेशन करना करें, नहीं दे सकते जितना फी है। तो आप अगर आप साइड से भी कुछ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो जेएनयू में मोस्ट वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए एक दिमाग में ये चीज़ रखिए कि कोई आसान सा लैंग्वेज लें आप लोग, जिसके साथ आप लोग साइड में कुछ प्रिपेयर कर पाएँ। अब जापानीज चाइनीज लेकर अगर आप लोग सोचे कि आप लोग साइड से एसएससी यूपीएससी कर लें, लेकिन जो आपने बात बोला था ना कि जो लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज सिलेक्शन ध्यान रखना चाहिए, जो बात उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो अगर आपको आना है साइड से कुछ सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, तो आप लोग ये भी देख के आए कि मतलब लैंग्वेज थोड़ा आसान लें, जिससे कि आपको टाइम मिले, आप लैंग्वेज में उतना ही समय दे पाए, क्योंकि लैंग्वेज भी आप पढ़ रहे हैं तो भाई 3 साल अगर आप दे रहे हैं तो कुछ कमाएं आप, उस चीज़ से आपका कुछ फायदा हो। जो बोल रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगा कि कोशिश कीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि जो भी अगर डाउट्स कंसर्न है, तो यहाँ पर काफ़ी ग्रुप भी एक्टिव हैं, उन लोगों से आप जुड़िए, कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए, क्योंकि आज के समय में क्या है कि इन्फॉर्मेशन की कमी हमारे पास नहीं है, तो आपको एक्सेस करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन जब कर रहे थे उस समय हमारे पास इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो हमारे पास पता ही नहीं था किस कोर्स को लिया जाए, मास्टर्स तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या, खासकर कोरोना पीरियड के बाद एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी, यूट्यूब चैनल काफ़ी हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, तो उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो विकास भी हैं ही आप लोग, आप लोग कॉन्टेक्ट कर। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और